तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विज्ञान विषय का दूसरा भाग है, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से ग्रेफाइट के संबंध में सत्य है। पहला है यह कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप होता है, और दूसरा है यह ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, दोनों। इसका दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में होता है। मतलब कि निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में होता है। ऑप्शन है पायरीन, ग्लिसरीन, फ्रियान या फिर ग्लाइकॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, जैसे कि जो पायरीन है उसको जो कहा जाता है उसको कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी को कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही पायरीन कहते हैं। इसका उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है और लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ना किस घटना से संबंधित है। ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन या फिर अपवर्तन। तो इसका सही आंसर है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई पड़ना जो है वो अपवर्तन का उदाहरण है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण पर आधारित है कि ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर दोनों सिरे के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं, और कारण है कि यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिनमें गोलोदन के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसके कूट के आधार पर इसे चयनित करना है कि कौन इसका सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, क्यों सॉरी, इसका बी ऑप्शन, क्योंकि नहीं, ए ऑप्शन है क्योंकि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं, लेकिन दोनों कथन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। फ्रांसियम, स्टेटाइन, जर्कोनियम या फिर टिटेनियम। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है जर्कोनियम इसका सही आंसर है कि जर्कोनियम रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है। इसका जो परमाणु क्रमांक है, अगर इसका कहें कि परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु क्रमांक जो जर्कोनियम का है वो है 40। जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक 40 है, और ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक, ठीक है, 80 से अधिक होता है वो रेडियोएक्टिवता प्रदर्शित करते हैं। मतलब जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है उन्हीं को रेडियोएक्टिव तत्व कहा जाते हैं। इसलिए जर्कोनियम का जो है परमाणु क्रमांक 40 है, इसलिए ये रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, घड़ी के स्फटिक क्रिस्टल का निम्न कार्य निम्न में से किस पर आधारित है। जॉनसन प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव, एडिसन प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 56। इसका सही आंसर है कि घड़ी के स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, दाब विद्युत प्रभाव, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो दूध का रंग सफ़ेद करता है। दूसरा है गाय के दूध में बीटा कैरोटीन की उपस्थिति से पीलापन होता है। तीसरा है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। और चौथा है शिशुओं में जठर रस में रेनिन अनुपस्थित होता है जबकि वयस्कों में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसका सही जो आंसर है, असत्य जो है वो आपका है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है, क्योंकि शिशुओं के जठर रस में रेनिन नामक तत्व जो है वो पाया जाता है। रेनिन नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है, जो दूध की प्रोटीन को पाचन करने में सहायक होता है। जबकि वयस्कों में, ठीक है, वयस्कों में जो रेनिन प्रोटीन है, रेनिन एंजाइम जो है यह नहीं पाया जाता है। ठीक है,
रेनिन दूध की घुलनशीलता को, प्रोटीन को, केसीन को अर्ध ठोस और कम घुलनशील कैल्शियम पैरिकैसिनेट में परिवर्तित करके दूध को दही में जमा देता है। क्योंकि रेनिन दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को अर्ध ठोस और कम घुलनशील कैल्शियम पैरिकैसिनेट में परिवर्तित करके दूध को दही में जमा देता है। अगला प्रश्न है, बालों के झड़ने की समस्या निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B9 या फिर विटामिन B7। तो इसका जो सही आंसर है कि बालों का झड़ना जो है वो विटामिन B7 की कमी से होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है डी है। विटामिन B7 को बायोटिन भी कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटिन भी कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, ठीक है, जिससे बाल झड़ने और चर्म रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है, इसे रेटिनॉल कहते हैं। B2 की कमी से चिलोसिस रोग होता है, ठीक है, और इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। और विटामिन B9 को फोलिक अम्ल कहते हैं और इसकी कमी से रक्तक्षीणता कुंठित वृद्धि की समस्या आती है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 59 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ब्राइटिस रोग को नेफ्राइटिस भी कहते हैं और यह शरीर में वृक्क को प्रभावित करता है। कथन केवल एक, केवल दो, केवल दोनों या दोनों नहीं। सत्य कथन की पहचान करनी है। जो ब्राइटिस रोग से संबंधित जो है उसके संबंध में जो दोनों कथन हैं वो पूर्णतया सत्य हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भौतिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि दूसरा है रासायनिक परिवर्तन जो है, जो रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्प्रणीय होता है और परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इसका कौन सा कथन सही है? ठीक है, असत्य कथनों की चयन करना है। तो असत्य कथनों में जो है कि असत्य कथनों में जो असत्य कथन है वो आपका है पहला, जो पहला कथन है वो असत्य है और दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सत्य है। ठीक है, तो पहला कथन जो है वो असत्य है क्योंकि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ये सही है और पहला कथन जो है वो गलत है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यूरिया, कार्बामाइड, फिनॉल, हाइड्रोक्सीबेंजीन। तीसरा है क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन। मतलब किस व्यापारिक नाम क्या है और उसका रासायनिक नाम क्या है, इनमें से सही सुमेलित कौन से हैं ये चुनना है। तो यूरिया को कार्बामाइड कहते हैं, यूरिया को कार्बामाइड कहते हैं, फिनाल को हाइड्रोक्सीबेंजीन कहते हैं और क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों जो हैं वो सही हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि चांदी के निम्नलिखित यौगिकों में से किसे एक को हार्ड सिल्वर भी कहते हैं। ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट। इसका जो सही आंसर है कि सिल्वर ब्रोमाइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं और इसका प्रयोग जो है वो कांच बनाने में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कांच बनाने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो करते हैं वो कृत्रिम वर्षा में करते हैं, कृत्रिम वर्षा में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग जो करते हैं वो फोटोग्राफी में करते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित बहुलकों में से तंतुओं में से एक ऊन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। बैकेलाइट, आर्लॉन, नायलॉन या फिर टेफ्लॉन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन नायलॉन, जो ऊन के स्थान पर इसका हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है दूसरा कारण है कि पहला है अभिकथन कि हरित लौह को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। कारण है इसमें मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर है, कथन और कारण पर इसको हल करना है, तो इसका जो सही आंसर है
ए ऑप्शन, क्योंकि दोनों कथन जो हैं वो पूर्ण सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका ए आंसर पूर्णतः सही है। ठीक है, हरित लौक को ही कोशिका का रसोई घर कहते हैं और हरित लौक के प्रहरित के अलावा कैरोटीन और जेंथोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, दो वर्णक होते हैं जिसमें एक होता है जेंथोफिल, ठीक है, और एक होता आपका है कैरोटीन। अगला प्रश्न है कि विभर्मी पदार्थ लिसर्जिक एसिड डायथालेमाइड, जिसे एलएसडी के नाम से भी जानते हैं, या कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकन से, कवक से, बैक्टीरिया से, या फिर एक वृक्ष के तने से? प्रश्न नंबर 65, इसका जो सही आंसर है वह आपका है बी ऑप्शन, कवक से। और उस कवक का जो नाम है, ठीक है, कवक से, और इस कवक का जो नाम है उसका नाम है क्लेविसेट्स, क्लेविसेट्स पुरपारिया। इस कवक के कारण ही एलएसडी बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, नींबू का डाई बैक रोग कॉपर की कमी से होता है, मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है, आम का लिटिल रोग कैल्शियम की कमी से होता है। इसमें कौन सा कथन सत्य है, ये आपको चयन करना है। तो इसका सही आंसर है वो आपका है 1, 2, 3। जो 1, 2, 3 है ये कथन जो है वो पूर्णतया सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। जबकि आम का लिटिल लीफ जो रोग है वो कैल्शियम की वजह से ना होकर, ठीक है, कैल्शियम की कमी से ना होकर जस्ते की कमी से होता है। ठीक है, जो आम का लिटिल रोग जस्ते की कमी से होता है, जस्ते की कमी से होता है। ठीक है, तो बाकी जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं? WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है कि लाल रुधिर कणिकाओं को या RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और ये सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में होते हैं, और लाल रुधिर कणिकाओं का रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण लाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नील गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेट्टी, इक्कस हार्मोनियस, बेसलाफस ट्रेगोमेलियस, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है गजेला बेनेट्टी जो वैज्ञानिक नाम है, जो गजेला बेनेट्टी जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, वो गजेला बेनेट्टी जो है वो चिंकारा का, जो चिंकारा जानवर है उसका वैज्ञानिक नाम है, चिंकारा का। और इक्कस होमियोनस जो है वो एशियाई जंगली गधा, मतलब एशियाई जंगली गधे का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और वेस्लोफस जो है वो आपका नील गाय का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, शीतल पेय में क्या पाया, सिरका में क्या पाया जाता है, खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है, जैसे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेय में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है एंटेमोलॉजी, मैल्कोलॉजी, एंथोलॉजी, या फ्रेनोलॉजी। ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, मैल्कोलॉजी। मैल्कोलॉजी में
जो मैल्कोलॉजी में कवक का अध्ययन नहीं किया जाता है, मैल्कोलॉजी में, ठीक है, मैल्कोलॉजी में मोलस्का संघ का अध्ययन किया जाता है, मोलस्का संघ का अध्ययन किया जाता है। और कवक का जो अध्ययन है, कवक का जो अध्ययन है वो किया जाता है माइकोलॉजी में। कवक का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी में किया जाता है, कवक का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी 1774 में, ठीक है। तो इसका सही हम्फ्री डेवी, कार्ल विल्हेम सीले, विलियम रामसे या मॉरिस ट्रेविस। तो इसका सही जो आंसर है वो है, इसकी खोज 1774 में विल्हेम सीले ने की थी। विल्हेम सीले ने 1774 में क्लोरीन गैस की खोज की थी। क्लोरीन गैस जो है एक क्या है, एक हाइड्रोजन तत्व है। क्या है? एक हाइड्रोजन तत्व है, एक हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है। और विल्हेम सीले ने 1774 में की थी। और इसका नाम किसने दिया था? क्लोरीन गैस के जो क्लोरीन गैस जो नाम है वो 1810 में हम्फ्री डेवी ने इसे क्लोरीन गैस कहा था, ठीक है। तो खोज 1774 में सीले ने की थी, लेकिन इसको क्लोरीन नाम, ठीक है, इसे हम्फ्री डेवी ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? टिटनेस, तंत्रिका तंत्र, निमोनिया, फेफड़ा, टाइफाइड, अस्थिमज्जा, डिप्थीरिया, श्वास नली में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सुमेलित नहीं है वो आपका है सी, क्योंकि टाइफाइड में अस्थिमज्जा प्रभावित नहीं होती है, टाइफाइड में आंत प्रभावित होती है, टाइफाइड में आंत प्रभावित होती है, अस्थिमज्जा प्रभावित नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि प्रदूषक से क्या प्रभावित होता है? एस्बेस्टॉस, धूल, सीसा, पारा और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एस्बेस्टॉस जो धूल है उससे फेफड़ा प्रभावित होता है, एस्बेस्टॉस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। शीशे से पेट या उदर प्रभावित होता है, पारे से रक्तधारा प्रभावित होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस प्रकार सही आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है? ऑप्शन है जिंक, कॉपर, आयरन या फिर पारा। इसका सही आंसर है कैलामाइन जो है वो जिंक का अयस्क है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एंथोलॉजी निम्नलिखित में से किस एक का अध्ययन है? फूलों का, घास का, जलीय जीवों का या फिर वन संवर्धन का, ठीक है। 75 का है प्रश्न, आंसर है कि एंथोलॉजी किसका अयस्क है, नहीं सॉरी किसका अध्ययन है? फूलों का, घास का, जलीय जीवों का या फिर वन संवर्धन का, ठीक है। जो वन ही नौ संवर्धन है वहाँ वन संवर्धन है, तो एंथोलॉजी में जो है उसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और घास का जो अध्ययन है वो एगस्टोलॉजी कहते हैं, घास का अध्ययन एगस्टोलॉजी कहते हैं। जलीय जीवों का अध्ययन जो है एक्वाकल्चर कहलाता है, एक्वाकल्चर कहलाता है। और वन संवर्धन का अध्ययन जो है वो सिल्वीकल्चर कहलाता है, सिल्वीकल्चर कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, कि वायरोलॉजिज्म एंड्रेनलिन के कारण होता है, ग्वाइटर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, टिटेनी पैराथार्मोन की कम मात्रा के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है कि 1 और 3, 2 और 3, 1 2 या फिर 1 2 3, मतलब कौन सा इसका सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, मतलब कि इसके तीनों जो कथन है वो पूर्णतया सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? कैटफिश,
समुद्री घोड़ा, गिटार फिश या फिर पाइप फिश। तो इसका सही आंसर है कि 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही है जो ऊपर दी गई जो हैं ये सभी जो हैं वो वास्तविक मछलियां हैं, इसलिए इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होगा, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है एरेप्सिन, यह पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। दूसरा पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज वसाओं को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, सी ऑप्शन जो है कि सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में नहीं बदलता है, इसलिए ये जो है ये गलत है, क्योंकि सुक्रोज एंजाइम जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में ना बदलकर सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है, इसलिए इसका सब सही आंसर है वो आपका सी होगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन के अतिस्रावण में कौन सा रोग होता है। मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, लीवर सिरोसिस या एपेंडिसाइटिस या फिर एपेंडिसाइटिस। तो इसका सही आंसर है कि इंसुलिन के अधिक स्रावण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, इससे हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। जबकि इंसुलिन के कम स्रावित होने से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन कारण पर प्रश्न आधारित है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मतलब आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और ऊंट के आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि आरबीसी में केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी जो है केवल ऊंट और लामा दो ऐसे अपवाद हैं, ठीक है, जिनमें आरबीसी उनके केंद्रक में आरबीसी उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी अन्य किसी जीवों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए पहला जो कथन है, ठीक है, पहला कथन है वो गलत है, दूसरा कथन जो है वो सही है, इसलिए ए सही है, सॉरी ए गलत है परंतु आर सही है, तो इसका डी ऑप्शन पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि टिटनेस, ट्रेकोमा, पायरिया या फिर एथलीट फुट। जो टिटेनस रोग है, ठीक है, जो टिटेनस रोग है वो आपका जीवाणु से संबंधित है। ट्रेकोमा जो है वो विषाणु से संबंधित है। पायरिया जो है वो कवक से संबंधित है, पायरिया जो है वो प्रोटोजोआ से संबंधित है, और एथलीट फुट जो है वो आपका कवक से संबंधित है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी है, 2 1 4 3, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है उपास्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा है लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, तो कौन सा कथन इसका सही है, केवल 1, केवल 2, केवल दोनों या दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, केवल 2। ठीक है, क्योंकि उपास्थि का जो मैट्रिक्स ठोस होता है और जो कैंडिन नामक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, और अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, अस्थि में, उपास्थि में नहीं, जबकि अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए पहला कथन गलत है। और लिगामेंट जो है, ठीक है, वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, इसलिए दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, और अस्थि को अपने स्थान बनाए रखता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोवा जनित रोग नहीं है। मलेरिया, कालाजार, पायरिया या फिर मधुमेह। इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मधुमेह, क्योंकि मधुमेह जो है वो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन को स्रावित ना होने से होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत शर्करा का उपापचय नहीं होता है, और बाकी जो रोग हैं वो प्रोटोजोवा से होती हैं। ठीक है, जैसे मलेरिया,
प्लाज्मोडियम के कारण होता है, कालाजार लेशमेनिया के कारण होता है, पायरिया एंड अमीबा के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि मूली में तीखापन किस लिए होता है, मिर्च में चरपराहट किसके लिए होता है, आलू में हरापन किसके लिए होता है, गाजर में नारंगी रंग किसके लिए होता है। तो इसके लिए मूली में जो तीखापन है वो आइसोसाइनाइड के कारण होता है, मिर्च में चरपराहट जो है वो कैप्साइसिन के कारण होता है, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है और गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। अगला प्रश्न है स्पायरोमीटर से क्या नापा जाता है। ऑप्शन है नाड़ी की माप, श्वास का मापन, वाहन की गति और वायु प्रदूषण की माप। तो इसका सही जो आंसर है वो स्पायरोमीटर से श्वास का मापन किया जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस पे श्वास का मापन किया जाता है। ठीक है, श्वास द्वारा प्रति मिनट 250 मिलीमीटर ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और 220 मिलीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। अगला प्रश्न है कथन और कारक पर निर्भर है। ठीक है, इसमें एक पहला अभिकथन है कि बर्फ का टुकड़ा पेय पदार्थों को ठंडा बना देता है और दूसरा बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे वह ठंडा हो जाता है। इसका सही आंसर है, इसके सही आंसर दोनों है। ठीक है, कथन और कारक दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो ट्रांसमिशन में हॉर्स हो जाती है, उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, जो बचत की जाती है। इसका सही आंसर है वो आपका सी है, जो उत्पादित की जाती है बिजली को उसी को मेगावाट बिजली में मापा जाता है। अगला प्रश्न है ग्लाइकोसिस में किसका निर्माण होता है। ग्लाइकोज ग्लूकोज से ग्लूकोजन का, ग्लूकोज से सुक्रोज का, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का, ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल का। प्रश्न नंबर 88, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आंतों की सबसे अंदर की परत किन कोशिकाओं की बनी होती है। पेरिटोनियम, कार्डियम, यूरोक्रोम या फिर एपिथेलियम। ठीक है, या फिर एपिथेलियम। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एपिथेलियम। डी ऑप्शन एपिथेलियम। अगला प्रश्न है रुधिर के संगठन में वास्तविक नियंत्रण किसे माना जाता है। नेफ्रॉन, यूरोक्रोम, वेसोप्रेसिन या फिर एल्डोस्टेरोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, इसे उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। नेफ्रॉन ही रुधिर के संगठित संगठन का वास्तविक निर्माण करता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन शीर्षस्थ प्रभावित को समाप्त करता है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन्स या फिर एथिलीन। इसका सही आंसर है सी, ऑक्सिन्स, क्योंकि ऑक्सिन्स जो है पादप हार्मोन है जो हार्मोन शीर्षस्थ प्रभावित को समाप्त करता है, जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है जीव और उसके गुणसूत्रों की संख्या के बारे में है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं, कुत्ते में कितने हैं, घोड़े में कितने हैं और कबूतर में कितने हैं। तो इसका सही आंसर है मनुष्य में जो है वो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कुत्ते में 78 होते हैं, घोड़े में 64 होते हैं और कबूतर में 80 होते हैं। इसलिए सही सुमेलित जो है वो डी ऑप्शन है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है प्रश्न 93 कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है और इसका गठन 1950 में किया गया था। केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं। इसमें असत्य कथन को चयन करना है। तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वह पुणे में ही स्थित है और इसका गठन 1950 में किया गया था। तो इसके दोनों कथन असत्य हैं, जबकि पूछ असत्य रहा था, इसलिए दोनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है 94 कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हेमेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इक्योथियोलॉजी या फिर अनिर्थोलॉजी। तो इसका सही जो आंसर है वो है अनिर्थोलॉजी। अनिर्थोलॉजी में सांपों का अध्ययन नहीं किया था। अनिर्थोलॉजी में जो है
वो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और सांपों के अध्ययन के लिए ऑफियोलॉजी है। सांपों के अध्ययन के लिए ऑफियोलॉजी है, ऑफियोलॉजी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर है कि हाइपोग्लाइसीमिया रोग इंसुलिन के कम स्रावित के कारण होती है और इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो इसका जो है अभिकथन 1 गलत है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया रोग इंसुलिन की कमी के कारण ना होकर इंसुलिन के अधिक स्रावित से होता है। तो पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, इसलिए इसका सही जो आंसर है, ठीक है, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ए गलत है और इसका आर सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 96, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, स्लीपिंग सिकनेस या फिर हीमोफीलिया। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो है वह अनुवांशिक रोग नहीं है, यह टिमोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो सीसी मक्खी के शरीर में होती है, इसीलिए ये होता है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो अनुवांशिक रोग नहीं है। अगला प्रश्न है कि बाह्य ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव को एंजाइम कहते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव को हार्मोन कहते हैं। तो ये कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी है, क्योंकि दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 98 कि निम्नलिखित में से वृक्क के कार्यों के अंतर्गत आता है? वृक्क के कार्य के अंतर्गत आता है कि रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है, या रक्त में परासरणी दाब का नियंत्रण करता है, या शर्करा अमीनो अम्ल अधिशेष भाग का निष्कासन करता है, या फिर कथन सभी सत्य है। तो इसका सही जो आंसर है वह है कि सारे कथन जो हैं वो सत्य हैं, मतलब डी ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 99 कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूरेनियम 238 परमाणु बम, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल, Ca पोटेशियम क्लोरेट माचिस, मैग्नीशियम ऑक्साइड शुष्क सेल। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही सुमेलित है बी, हाइड्रोक्लोरिक जो है वो संचायक सेल के से संबंधित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो संचायक सेल से संबंधित ना होकर, ठीक है, संचायक सेल में हाइड्रोक्लोरिक का प्रयोग ना होकर H2SO4 होता है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 कि एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया या फिर मलेरिया। ऑप्शन है 1 2 1 2 3, केवल 1 या फिर 1 2 3 4। तो सही आंसर है 1 2 3, क्योंकि डेंगू बुखार, पीत ज्वर, चिकनगुनिया जो है वो एडिस मच्छर के काटने से तो होता है, जबकि मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ रोग है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न जो विज्ञान विषय का दूसरा भाग था।